स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे हैं ना? पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बतलाया, उसमें फर्स्ट लॉ बतलाया था और सेकंड लॉ, और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को भी मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, तो आज मैं एक फ्रेश वीडियो लेकर के आया हूं। आज मैं कुछ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ओके, और अगला वीडियो जो होगा मेरा बच्चों, उसमें कोलरास लॉ पर बेस्ड होगा। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। हाँ बच्चों, कंडक्टेंस क्या होता है? आयंस कितना करंट फ्लो कर रहे हैं। ओके, क्या जो मेटल कंडक्टर जो होते हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं। ओके, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो आइए सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस देखते हैं, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर, डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ओके, डिफरेंस देखते हैं। तो बच्चों, पहला जो डिफरेंस होता है मेटेलिक कंडक्टर में, करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से जो होता है मेटेलिक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। इसमें बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ओके, आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों, केटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं के फ्लो से जो होता है उनमें करंट कंडक्ट होता है। आइए दूसरा पॉइंट है बच्चों डिफरेंस का, नो केमिकल डिकम्पोजिशन, ऑफ सब्सटेंस नो chemical decomposition of substance by passing current, मेटेलिक कंडक्टर में करंट पास करने पर जो होता है बच्चों, केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता। ऐसा नहीं कि जो है तांबे का वायर है, तार है, सुबह शाम को जो है उसमें, जैसे मान लीजिए कि हमने जो है हमारे पास फैन है, शाम को चालू कर दिया और सुबह तक चलता रहा, सुबह को आए तो देखा कि उसका डिकम्पोजिशन हो गया। ऐसा मेटेलिक कंडक्टर में नहीं होता है, ठीक है। करंट फ्लो होने के बावजूद भी उसमें डिकम्पोजिशन नहीं होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, केमिकल decomposition of substance, okay, chemical decomposition of substance on passing current, जब किसी केमिकल सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। जैसे NaCl
में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, मॉल्टेन हो या एक्वस हो, तो ये टूट जाता है सोडियम और क्लोरीन गैस में। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होता है बच्चों, मेटेलिक कंडक्टर से डिफर करता है, कई वेज में डिफर करता है। आइए तीसरा डिफरेंस है, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन विथ कर्नल, ओके। कर्नल जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, ठीक है, तो कर्नेल बचता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कर्नेल उसको क्या करता है, कर्नेल से वो टकराता है, इसी के कारण जो होता है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है आपके मेटेलिक कंडक्टर में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस के लिए कई रीजन होते हैं। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटरेक्शन, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटरेक्शंस। और बच्चों इनमें इंटरेक्शन जो होता है 3 तरह का होता है। पहला इंटरेक्शन होगा, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट टू सॉल्यूट इंटरेक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपने NaCl लिया, उसमें Na आयन होंगे और क्लोराइड आयन होंगे, अपोजिटली चार्ज है, इनमें अट्रैक्शन होगा बच्चों, ठीक है। इस कारण से इसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। दूसरा होगा बच्चों सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जैसे देखिए Na आयन है, इसको वाटर में मान लीजिए डाला गया सोडियम क्लोराइड को, तो वाटर के मालिक को चारों तरफ क्या करेंगे, घेर लेंगे, इस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए यही है, इस पर आयन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह से H आएगा, H2O आएगा, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको सॉल्वेशन कहा जाता है, आपको 11th में पढ़ाया था। तो यहाँ पर सोडियम आयन जो है बच्चों बंध गया है, बाइंड हो गया, अब ये ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ऐसे क्लोरीन है, क्लोराइड आयन, इसको इस तरह से घेर देते हैं, ओके, घेर लिए। अब ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है बच्चों ज्यादा फ्रीली मूव नहीं कर पाते, इस कारण से जो होता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में। सी जो होता है बच्चों सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि वाटर है, तो वाटर में विस्कासिटी होती है, 2 लेयर के बीच में जब फ्लो होता है तो एक लेयर दूसरे लेयर के फ्लो को, मूवमेंट को रेजिस्ट करता है, क्लियर। तो ये भी इंटरेक्शन जो होता है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों यही हमारा था। और चौथा डिफरेंस है बच्चों रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस increases on increasing temperature, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कर्नेल मूव करने लगेंगे बच्चों, ठीक है। और इस कारण से जो कोलिजन होगा वह भी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कर्नेल से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसीलिए मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके।
हाँ, यहाँ पर आइए चौथा, जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस decreases on increasing temperature, increasing temperature. ओके, टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट का, तो उनका क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है बच्चों। ओके, डीओडी आपने पढ़ा था कि वो आयंस दूर दूर हो जाते हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन भी कम हो जाता है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन भी कम हो जाता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम हो जाता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कम हो जाता है। मीन्स इंटरेक्शन कम हो जाने के कारण जो होता है रेजिस्टेंस घट जाता है। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होता है, ठीक है ना, आसानी से ये कंडक्ट करने लगता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। जबकि मेटेलिक कंडक्टर जो होता है करंट को आसानी से नहीं कंडक्ट करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है बच्चों। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद अब हम आते हैं जनरल टर्म्स, ओके, रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और कंडक्टेंस। डन। जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स related to electrolytic conductance, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से संबंधित कुछ सामान्य टर्म। ओके, आइए पहला बच्चों टर्म होता है, पहला टर्म होता है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई आयन जब मूव करता है उसके पाथ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं। ओके, जो इंटरप्शन होता है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस को किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका यूनिट बच्चों होता है ओम। ओके, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है बच्चों R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ओके, एल जो होता है लेंथ है, ए जो है एरिया है, और रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ पे रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एल क्या है, लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ए एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया
ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। ओके, दूसरा बच्चों टर्म है हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है बच्चों, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से। कैपिटल C का जो होता है 1/R। ओके, इस कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा बच्चों, यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स, या इसको कहते हैं महो, या इसको कहते हैं सीमेंस। सीमेंस लिखा जाता है, सीमेंस। इसको सिंपली कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कंडक्टेंस का यूनिट हो गया बच्चों। ओके, तो कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तीसरा बच्चों है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है, रेजिस्टिविटी। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो रो का वैल्यू आ जाएगा, रो का फॉर्मूला हो जाएगा R इंटू A/L, R इंटू A/L। ओके, इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। ओके, अब आइए रेजिस्टिविटी का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। ओके, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू all the ions of that electrolyte present in one dimensional solution। ओके, इसको कह सकते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये दूसरा भी डिफिनेशन हो सकता है। और रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम
रेजिस्टेंस आप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is known as resistivity. ओके, पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी कहा जाता है। मिटार दें बच्चों। तो ये तीन अभी टर्म हुए, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस जो होता है आयंस के पाथ में, रास्ते में जो ऑब्स्टेकल आते हैं, रुकावटें आती हैं, उन्हीं को रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है ओम होता है। ठीक है, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, एल जहाँ पर जो होता है वह डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड होता है, ए जो होता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। दूसरा हमारा टर्म होता है बच्चों कंडक्टेंस, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो इसका फार्मूला हो, इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स या मो। इसके लिए एक स्पेशल यूनिट होता है सीमेंस, जिसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ऑल द आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज रेजिस्टिविटी। आर रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। यहाँ से फार्मूला यूनिट मिल जाएगा ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर। मिटा, चलिए, तो तीन टर्म आप समझ लिए। अब चौथा टर्म है हमारा बच्चों, चौथा टर्म है कंडक्टिविटी। चौथा टर्म है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, और इस कंडक्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके बच्चों, कंडक्टिविटी आर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी आर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी आर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, इसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है बच्चों कप्पा, इसको क्या कहते हैं? कप्पा, कप्पा। ओके, और ये बच्चों कप्पा जो होता है वह रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है। कप्पा इक्वल टू 1 बाई रो। रो का फार्मूला आपने देखा था, R इंटू ए बाई एल। यहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 बाई आर इंटू एल बाई ई। 1 बाई आर इंटू एल बाई ई। ठीक है, 1 बाई आर को बच्चों कंडक्टेंस कहते हैं। 1 बाई आर को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। 1 बाई आर को कंडक्टेंस कहा जाता है, और एल बाई ए को सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट। तो इस तरह से आप कह सकते हो कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, ये जो होगा कंडक्टेंस का फार्मूला। कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट।
ओके, इसका डेफिनेशन आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। कंडक्टेंस, कप्पा का डेफिनेशन, कंडक्टेंस ड्यू टू all the ions present conductance due to all the ions present in 1 centimeter cube, in 1 centimeter cube, इसको 1 ml भी कहा जाता है। 1 ml of electrolyte solution, of electrolyte solution is known as conductivity, कप्पा। ओके, ये डिफिनेशन हो गया कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। अब यूनिट की बात कर लीजिए। यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ कप्पा। यूनिट ऑफ कप्पा जो होगा बच्चों, तो यहां से ओम इनवर्स हो जाएगा, ओहम इनवर्स, ओके, सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। इसको लिख सकते हैं महो सेंटीमीटर इनवर्स। इस तो महो के लिए लिखा जाता बच्चों सीमेंस, यस सेंटीमीटर इनवर्स, एस सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, कंडक्टेंस जो होता है बच्चों डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन concentration ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, उस पर डिपेंड करता है कप्पा। ओके, तो अभी तक आपने 4 जो है टर्मिनोलॉजी देखा। पहला टर्मिनोलॉजी जो था रेजिस्टेंस था, आर जिसका यूज होता है ओम। दूसरा था कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहा जाता है। ओके, इसका यूनिट महो होता है या ओम इनवर्स होता है या सीमेंस होता है। दूसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो एक ml जो सॉल्यूशन रहेगा उसके रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह देते हैं। उसका यूनिट होता है ओम सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद बच्चों रेजिस्टिविटी का डिफिनेशन बतलाया था, रेजिस्टेंस ऑफर टू ऑल द आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। आर रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। ओके, उसके बाद चौथा टर्म मैंने आप लोगों को बतलाया कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको कैप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप्पा इक्वल टू 1 अपॉन ओके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो आ जाएगा 1/r इंटू एल बाई ए। 1/r को हम कहते हैं कंडक्टेंस और एल बाई ए को सेल कांस्टेंट कहते हैं। इस प्रकार कैप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो यहाँ से डिफिनेशन बन सकता है ओके, कैप्पा इज द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 centimeter cube ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। आर इट्स यूनिट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, महो सेंटीमीटर इनवर्स, आर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। And the last thing
द कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कम है, ज्यादा है, तो आयंस की संख्या घटती है, बढ़ती है। आयन की संख्या कम होने पर कंडक्टेंस कम हो जाता है, आयन की संख्या बढ़ने पर कंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन से संबंधित कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे। मिटा दें, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी 4 हो गया। इसके बाद है मोलर कंडक्टिविटी, 5वां मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ओके, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों यूज किया जाता है लैम्डा एम, जिसको कहते हैं लैम्डा एम। ओके, दिस साइन इज नोन एज लैम्डा, लैम्डा। ओके, एंड एम इज फॉर मोलर, लैम्डा एम इज फॉर मोलर कंडक्टिविटी। ओके, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, conductance due to all the ions, due to all the ions present in ions of that volume of electrolyte, of that volume of electrolyte, of that volume of electrolyte, that volume of electrolyte which contains one mole, which contains 1 mole of electrolyte. ओके, जैसे मान लीजिए कि हमारा 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल घुला हुआ है, ठीक है, या वह वॉल्यूम, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वह वॉल्यूम जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, उसके कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ओके, यहां से बना सकते हो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इक्वल टू वॉल्यूम इंटू कैप्पा इंटू वॉल्यूम। ओके, यहां पर वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, वह वॉल्यूम होगा विच कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना चाहिए। आप देखो बच्चों, मोल तो मोलारिटी आपने देखा होगा, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, या V बराबर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, यदि मोलारिटी 1 हो, यदि इसको 1 कर दें क्या हो जाएगा, N बाई V, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो V इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई N, 1 बाई N, सॉरी N बराबर 1 कर दिया जाए, यदि M बराबर 1 कर लें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1/m इक्वल टू 1/m। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर v जो है लीटर में है, ठीक है, यहाँ पर लीटर में है। यदि इसको v को हम ml में चेंज करते हैं तब क्या हो जाएगा, 1/1000/m। ओके, 1000/m ये हो जाएगा। तो यहां से बच्चों हम रखेंगे तो लैम्डा m इक्वल टू आएगा कप्पा इंटू 1000/m। यह जो है मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला है, मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी। और बच्चों आप लोगों को कप्पा बतलाया गया है, क्या बतलाया गया, कप्पा कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ये फार्मूला आप लोगों को बताया गया है। अब आइए यूनिट देख लेते हैं, यहां पर आ जाते हैं। यूनिट ऑफ लैम्डा एम क्या होगा, कप्पा। कप्पा का यूनिट आपने क्या देखा है, कप्पा का यूनिट आपने क्या देखा है, कप्पा का यूनिट देखा है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स बाई मोलारिटी मोल पर लीटर सेंटीमीटर क्यों कर लीजिए, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, ये हो जाएगा इसका यूनिट, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, ये रहा आपका मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों मोलर कंडक्टिविटी जो है इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इससे बनते हैं। लैम्डा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम। लैम्डा एम इक्वल टू के कप्पा इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आइए मोलारिटी का फार्मूला हम देखते हैं। मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यम इक्वल टू, अब ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एन की जगह पर 1 रखते हैं, 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अभी फिर वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू 1/m, यहाँ पर लीटर की जगह पर ml कर देंगे तो हो जाएगा VmL इक्वल टू 1000/m हो जाएगा। इसको हम इस फार्मूले पर रख देंगे, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m, हमको मिल जाता है मोलर कंडक्टिविटी। ओके, और यूनिट ऑफ लैम्डा एम इक्वल टू सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सारा एकदम लर्न करना पड़ेगा बच्चों, नए नए सब टर्मिनोलॉजीज हैं, आप लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है, मिटाएं। चलिए 5 हो गया। अब 6 हमारा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। 6 टर्मिनोलॉजी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। 6 जो है 6 इक्विवेलेंट EQUIVALENT कंडक्टिविटी। इसको बच्चों लैम्डा ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा ई से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। ओके, इसको डिफाइन करना होगा तो डिफिनेशन लिख लेंगे पहले। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस conductance due to all the ions present in that volume, present in that volume
ऑफ सॉल्यूशन which contains 1 gram equivalent of electrolyte. ओके। तो कंडक्टेंस कोई हमारा सोल्यूशन है, ठीक है ना, जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उसमें आयंस जितने प्रेजेंट हो गए उस आयंस के द्वारा जो कंडक्टेंस होता है उसी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहा जाता है। ओके, तो फार्मूले की तरफ चलें, हो जाएगा लैम्डा ई इक्वल टू वॉल्यूम हो जाएगा कप्पा इंटू वॉल्यूम। यहाँ वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम विच कंटेंस, ये क्या है, वॉल्यूम विच कंटेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज ओके। अब बच्चों आप लोगों को नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन में पढ़ा गया होगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि 1, इसको कह दिया है 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1/v इंटू एल। ओके, यहां से v को बात करें तो v इंटू एल इक्वल टू हो जाएगा 1/n, या v इन ml कर दें, सेंटीमीटर क्यूब कर दें, तब क्या हो जाएगा 1000/n हो जाएगा, ठीक है, 1000/n। तो यहां से आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/n। ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूला को पकड़े रहेंगे, आपके न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। ओके, अब इसके यूनिट की बात आ रही है तो यूनिट निकाल लेंगे। यूनिट क्या होगा, कप्पा का यूनिट आप जानते हो, कप्पा का यूनिट क्या होता है, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, यस सीएम इनवर्स। नॉर्मलिटी का ग्राम इक्विवेलेंट पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये हो जाएगा। ओके, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, मिटा दें, मिटाएं, चलिए मिटाते हैं। अब इस पर एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, न्यूमेरिकल, मिटाएं, ठीक। बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन दे रखा है फॉर 0.01 NaCl solution
solution. Okay, R equal to 200 ohm, R equal to 200 ohm at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius. If cell constant is unit, if cell constant is unity, calculate lambda E, calculate lambda E. ओके, चलो बच्चों सॉल्व करो। तो पहले कप्पा निकालना पड़ेगा। कप्पा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट निकालेंगे। चलो, होता है लैम्डा ई इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान एन। कप्पा आ गया बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो कप्पा हम कैलकुलेट करते हैं। कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस जो होता है 1/r होता है और सेल कांस्टेंट जो होता है L/A होता है। चलिए फिलहाल ये तो दे रखा वैल्यू 1/r मीन्स 1/200 और ये 1 है तो आ गया 1/200। ओके, कप्पा आ गया आपका। और कप्पा का यूनिट क्या होगा, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स रख देंगे। 1/200 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई n 0.01। ओके, इसको करेंगे तो 1000/2 500 आ जाएगा। और लैम्डा ई का यूनिट क्या हो जाएगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके बच्चों, इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है ना। तो पेशेंस आपके पास होना चाहिए, है पेशेंस बेटा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फॉर अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, फॉर अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज, रेजिस्टेंस of electrolyte is 3.2 ohm, 3.2 ohm. Okay, if distance between electrode, if distance between electrode, distance between electrodes is 1.8 centimeter, 1.8 centimeter, and area of electrode is, area of electrodes is 5.4 centimeter square, 5.4 centimeter square. कैलकुलेट पहला सेल कांस्टेंट
दूसरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और तीसरा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, ये 3 पार्ट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला दे रहा है सेल कांस्टेंट। आइए बच्चों, सेल कांस्टेंट को हम क्रैक करते हैं। सेल कांस्टेंट होता है बच्चों लेंथ बाई एरिया। लेंथ बच्चों है 1.8 सेंटीमीटर और एरिया जो है 5.4 सेंटीमीटर। 18 बाई 54 1/3 0.333 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, इट विल बी सेल कांस्टेंट। दूसरा है बच्चों, दूसरा पार्ट आ गया क्वेश्चन का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बच्चों हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक। कप्पा क्या होता है? सेल कांस्टेंट कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों? 1/8 गुणे सेल कांस्टेंट। आर का वैल्यू दे रखा है 3.2, 1/3.2 इंटू 1/3 हो जाएगा 1/3 2 6, 3 3 9। ओके, 10/96, 10/96। सिंपली यही रहने दो, 1/9.6 और इसका आंसर हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तीसरा पार्ट है बच्चों इस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मल टी। ओके, तो कप्पा बच्चों आ गया 1/9.6 इंटू 1000। नॉर्मलिटी कितना दिया? डेसी नॉर्मल 0.1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1041.66 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, बशर्ते आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए। मिटाना बच्चों। ओके, तो आइए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। रिलेशनशिप है थोड़ा सा, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन molar conductivity and equivalent conductivity. Okay, molar conductivity and equivalent conductivity। तो आइए बच्चों देखो,
मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसका वैल्यू क्या होगा, इसको डिवाइड कर लो तो हो जाएगा इसका कप्पा इंटू 1000 बाई एन। इसका क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 बाई एन। ओके, ये आ गया आपका एक कप्पा 1000 कट जाएंगे, हो जाएंगे एन बाई एन आ जाएंगे एन बाई एन। अब देखो बच्चों, एन को क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर। इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर। ये वॉल्यूम इन लीटर कट जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ेगा तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, मास गिवन बाय इक्विवेलेंट मास, मास गिवन बाय इक्विवेलेंट मास बाय नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाई मोलर मास। तो ये मास गिवन कट जाएगा। अब आ गया आपका मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास, मोलर मास बाई इक्विवेलेंट मास। और इसी को कहा जाता है बच्चों एक्स, अर्थात मिल गया लैम्डा एम बाई लैम्डा ई इक्वल टू एक्स, लैम्डा एम बाई लैम्डा ई इक्वल टू एक्स। ओके, और एक्स क्या होता है बच्चों, एक्स जो होता है कोएफिशिएंट बैलेंसिंग फैक्टर होता है, आप लोगों को बताया था सॉल्यूशन चैप्टर में और क्लास 11 में भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में बताया गया था। यदि मान लीजिए कोई एसिड है, एसिड है, क्या होगा एक्स, एक्स इज नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस। ओके, मान लीजिए बेस है, तब यक्स क्या होगा, यक्स इज नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH आयंस। और साल्ट है तब एक्स इज नंबर ऑफ चार्ज ऑन केटायन, नंबर ऑफ चार्ज ऑन केटायन और एनायन। ओके, तो ये फार्मूला है बच्चों, इस फार्मूले को आपको जरूर रखना चाहिए दिमाग में, बिना फार्मूले के काम नहीं करना है। ठीक है, ओके, कर लिए, मिटा देते हैं। अब आखिरी आज का टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कोलरास लॉ। मिटा दें, हाँ, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, मेजरमेंट
कंडक्टिविटी कप्पा, ओके, यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट की सहायता से कप्पा को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो इसके लिए बच्चों होता है एक व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है यूज किया जाता है बच्चों, ठीक। तो आइए सबसे पहले जो है हम कंडक्टिविटी सेल बनाते हैं। एक कंडक्टिविटी सेल बनाया जाए। इसमें हम इलेक्ट्रोड लगा देंगे। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया और दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया, ओके। ये दो इलेक्ट्रोड्स हो गए। इसको चारों तरफ से हम घेर देंगे। रख दिया। अब उसके बाद जो है ये आपका प्लस वाला है, ये पॉजिटिवली टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ओके। ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे। ऊपर से हम लगा देंगे एक, क्या लगाएंगे, थर्मोस्टेट या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से पूरा चारों तरफ से इसको ढक देंगे। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से इसको चारों तरफ से ढक देंगे ताकि हीट जो होती है न तो बाहर की अंदर आए न तो अंदर की बाहर जाए, ओके। ये हो गया। भीतर जो है बच्चों हम भर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं, जिसका हमको कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना होता है। इसको इसके अंदर भर देते हैं। अब इसके जो कुछ नेम्स वगैरह हैं, ये इलेक्ट्रोड हो गए, ये भी इलेक्ट्रोड में ही आ जाएगा, ओके। दूसरा है इसमें बच्चों इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट हो गया। ये थर्मोस्टेट हो गया, थर्मोस्टेट ये क्या करता है, ये नॉन कंडक्टिंग होता है। फिर नॉन कंडक्टिंग, it allows neither heat to go out or come in, ओके। अब फिर यहाँ पर जो है हम एक ब्रिज बना देते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज।
इसको जो है हम कनेक्ट कर देते हैं बच्चों वायर के थ्रू। इस एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कंडक्ट अटैच करेंगे, इसको हम इससे अटैच कर देंगे और इसको इससे अटैच कर देंगे। अटैच हो गया। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 हो जाएगा और ये R4, ये आपका R3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या निकलेगा R3, इसका रेजिस्टेंस निकलेगा R3। ओके, R3 निकलेगा यहाँ से। यहाँ पर क्या करते हैं, एक चीज और कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर AC लगा देते हैं, AC से इसको कनेक्ट कर देते हैं, AC सोर्स से जोड़ देते हैं। ओके, AC सोर्स है। यदि AC सोर्स न यूज करें तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, ठीक है ना। DC सोर्स यूज करने पर DC करने पर इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता है, AC यूज करने से इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ओके, और यहाँ पर बीच में जो है गैल्वेनोमीटर हम लगा देंगे। ये G हो गया, कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसको सेट करेंगे ताकि इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आए। डेल्टा G मीन्स हमारा क्या है G, यदि G इक्वल टू 0 हो, इफ G गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 होता है तो उस समय आप कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज किस स्टेट में होता है, बैलेंस। ओके, उस कंडीशन में क्या होगा, R1 बाई R2 इक्वल्स R3 बाई R4। ठीक है, तो यहां से R3 आप कैलकुलेट कर सकते हो। R3 हो जाएगा आपका R1 इंटू R4 बाई R2। ओके, तो यहां से R3 निकल आया और R3 निकलने के बाद हम, ठीक है, कंडक्टिविटी कप्पा निकालना चाहेंगे तो निकालें। कप्पा इक्वल टू 1/R3 इंटू सेल कांस्टेंट। इस फार्मूले में रख देंगे, हमको कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। ओके बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।